हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन एंड टू प्लेन। तो देखो फिगर से पढ़ते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब देखो आप पहले बस दो लाइन ड्रा करो और उन दोनों, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इनके बीच का एंगल ये है और ये है ऊपर वाला, ये एक्यूट एंगल दो और दो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब देखो आप इन एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी, कितने तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं। एक तो एक मिनट, ये मार्कर दूसरा लेते हैं। एक तो इस तरीके से, एक तो ये लाइन इन एंगल को बाइसेक्ट कर देगी टू पार्ट में। ठीक है, ये मान लो लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक है, L1 L2 को एक लाइन मान लो, एक बाइसेक्टर है AB1। और कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर सकती है, एक तो ये एंगल बनेगा, इनको बाइसेक्ट कर दिया आपस में आधा आधा। और एक लाइन को बाइसेक्ट कर सकती है एक एंगल, एक लाइन ये वर्सेस वाले एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल को टू पार्ट में बाइसेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसको नाम दे दो AB2। तो ये दो लाइन पॉसिबल है। ठीक है, एक तो एंगल बाइसेक्टर, एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो आप तो इसकी हमको इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एक बार इसकी किस तरीके से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। देखो मान लो ये लाइन की इक्वेशन है, जो मेरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो उसकी इक्वेशन है। L1 की वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2। ये A1 B1 है जहां से लाइन पास करती है, और ये B1 एंड B2 इज अ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दैट लाइन। ओके, रिस्पेक्टिवली ये इसका डायरेक्शन वेक्टर B1 है और इसका डायरेक्शन वेक्टर L2 है, सॉरी ये L2 है ना, तो इसका B2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा B1। ठीक है, अब देखो आप होता क्या है कि इनके बीच का हमको क्या चाहिए, मान लो पहले मुझे एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज चाहिए, वो तो हम बाद में पता करेंगे। बट पहले हमको लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, लाइन पे एक पॉइंट और लाइन की डायरेक्शन। तो पॉइंट तो मैं ये ले सकता हूं, देखो आप मैं लाइन की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और दोनों इक्वेशन से मुझे एक लाइन निकल के आएगी। दोनों इक्वेशन की मैं पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लूंगा दोनों लाइन की, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां बताऊंगा। इन दोनों की पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को मान लूंगा यही इंटरसेक्टिंग लाइन है, और फिर इन दोनों की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करा दूंगा तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो मतलब इस लाइन पे भी एक पॉइंट मिल जाएगा और इस लाइन पे भी एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब मुझे पॉइंट तो मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कोई मैं ले लूंगा पॉइंट। तो मुझे अगर AB1 की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा POI, वही मेरा पॉइंट हो जाएगा। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। तो देखो दो तरीके से होता है डायरेक्शन, एक तो या तो ये डायरेक्शन इधर जा रहा हो या तो इधर जा रहा हो, या तो और ऑब्ट्यूज का या तो इधर जा रहा हो या तो इधर जा रहा हो। तो दो तरीके से डायरेक्शन निकलता है एक्यूट में भी। कब इधर वाला लेना है, कब इधर वाला लेना है, कब इधर वाला लेना है और कब इधर वाला लेना है, इसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, सिंपली बता दें ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो, और एक बात और वेल नोन है, ये तो वेल नोन है कि ये वाला आप एक्यूट परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होते हैं, पर 90 डिग्री पे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, देख लो आप,
मान लो ये बाइसेक्ट कर रहा है आपस में थीटा एंगल पे, और ये बाइसेक्ट कर रहा है ऑब्ट्यूज वाला फाई एंगल पे, ठीक। देखो, और ये लाइन है स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये सारे एंगल मिलके क्या बनाएंगे, ये सारे एंगल ऐसे आप देखो 180, ये सारे एंगल मिलके क्या बनाएंगे 180, ठीक है। तो यहां से देखो आप, यहां पे मैं लिखूं तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180, ठीक 180। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। ये क्या देता है, ये देगा कि AB1 इज परपेंडिकुलर टू AB2। यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, AB1 इज परपेंडिकुलर टू AB2। मतलब दोनों एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब देखो आप, क्योंकि अगर मुझे इस डायरेक्शन में अगर हमें पॉइंट तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो हमें नेसेसरी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए उस लाइन पे, और हमको डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। तो इस तरफ अगर डायरेक्शन वेक्टर निकालना हो तो देखो आप क्या करोगे, मेनली क्या करते हैं ना, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है थीटा थीटा, सोचो आप, और ये वेक्टर है B1 और ये वेक्टर है B2, तो आप एक कहीं से रोम्बस बना दो ऐसे, ठीक है। और हम जानते हैं रोम्बस के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो आप, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, ये है B1 और ये है B2, तो ये अपना आप देखो, अगर मैं ये यूनिट वेक्टर में, अच्छा देखो, अगर आप इस B1 इस वाले इतने वेक्टर को यूनिट वेक्टर ले लो, इतने वेक्टर को बस यूनिट वेक्टर लो, B1 यूनिट वेक्टर, और ये भी आप B2 को यूनिट वेक्टर ले लो, ठीक है। अब यूनिट लेंथ का ये है, मैग्नीट्यूड यूनिट लेंथ का ये है, तो ये भी आपका यूनिट लेंथ का हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B1 भी यूनिट लेंथ का और ये B2 भी यूनिट लेंथ का। अच्छा, यूनिट लेंथ लेने से फायदा क्या हुआ है, यूनिट लेंथ लेने से फायदा ये हुआ है कि ये बन गया है रोम्बस, और रोम्बस में सारी साइड होती है बराबर, तो मैग्नीट्यूड यूनिट क्या क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो सारी साइड का लेंथ क्या हो जाएगा 1, और इसलिए लिए हैं क्योंकि उसके डायगोनल क्या हो जाते हैं, अब इसके डायगोनल क्या हो जाएगा, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2, बस निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर B1 प्लस यूनिट वेक्टर B2। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में लोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर B1 माइनस यूनिट वेक्टर B2। सिमिलरली आप इसका भी ले सकते हो, ऐसे ही आप इसका लोगे अगर आप, और कब हम B1 प्लस यूनिट वेक्टर B1 प्लस, अच्छा देखो एक बात याद रखना, ये B1 B2 मेरा था इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और जब मेरा जो है एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का मुझे अगर डायरेक्शन पता करना हुआ तो मैंने इसको ले लिया रोम्बस, और रोम्बस मैंने कंस्ट्रक्ट किया, उसका फायदा क्या हुआ, और रोम्बस बनाने के लिए मुझको यूनिट वेक्टर लेना पड़ा यहाँ पे, और यूनिट वेक्टर ले लिया तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन आ गया यूनिट वेक्टर B1 प्लस यूनिट वेक्टर B2, और इस डायरेक्शन में लेंगे तो वही हो जाएगा यूनिट वेक्टर B1 माइनस यूनिट वेक्टर B2, और सिमिलरली अगर इसको इस डायरेक्शन में लेंगे तो यूनिट वेक्टर B1 माइनस यूनिट वेक्टर B2 हो जाएगा इसका डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर B1 माइनस यूनिट वेक्टर B2, और इसका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर B1 प्लस यूनिट वेक्टर B2। अब देखो अब आपको पता करना है कि इसमें हमें लेना कौन सा है, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप अगर समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आप, अब हमको पता करना है इसमें से लेना कौन सा है हमको, ठीक है। हमने एक का बता दिया, अब बाकी सबका आराम से निकल जाएगा। अब देखो आप, हमें तो पॉइंट, लाइन का पॉइंट तो ही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें चाहिए डायरेक्शन मैंने बता दिया, इस डायरेक्शन में लोगे तो B1 प्लस B2, इधर लोगे तो B1 माइनस B2, इधर लोगे तो B1 माइनस B2, इधर लोगे B1 प्लस B2, बट हमें लेना कौन सा है, देखो मैं बताता हूं आपको। अगर B1 डॉट B2, यहां पे मैं एक छोटा सा टेबल बना दूं, ये देखो, ये मैंने कहीं से सीखा था टेबल के थ्रू, बट मैं ये समझ लिया तो मुझे टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो लर्न भी कर ले। देखो आप क्या होगा, अगर, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन, मतलब एक्यूट एंगल, अगर एंगल एक्यूट हो,
और एक तरफ लिख दे रहा हूं एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो, ठीक है। देखो अगर B1 डॉट B2 का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप एक्यूट एंगल वाले में आप उस साइड वाला आप लोगे डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर B1 प्लस यूनिट वेक्टर B2। अगर B1 देख लो आप, B1 डॉट B2 का डायरेक्शन, इसका प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, तो आप एक्यूट एंगल में इस साइड का लोगे, यूनिट वेक्टर B1 माइनस यूनिट वेक्टर B2। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑब्ट्यूज अगर पूछ लिया मान लो एग्जाम में, तो ऑब्ट्यूज में अगर B1 डॉट B2 ग्रेटर देन 0 आता है, हमें दिया रहेगा ये इक्वेशन, तो यूनिट वेक्टर B1 माइनस यूनिट वेक्टर B2, एंड यहां हो जाएगा अगर B1 डॉट B2 लेस देन 0 आता है, तो यूनिट वेक्टर B1 प्लस यूनिट वेक्टर B2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा डायरेक्शन वेक्टर तो निकल जाएगा लाइन का, एंगल बाइसेक्टर का, और मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, इन डायरेक्शन वेक्टर का पॉइंट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो। अब देखो आप, उसी पे एक क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर पे ही है, एडवांस में आया था 2020 में, सिंपल सा है। देखो आप, मेरे पास दो लाइन है L1 और L2, उन दोनों का बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, जब भी आप क्वेश्चन देखा करो ना एडवांस का या फिर मेंस का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन को दिया हो तो उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करो कि जो उसके डायरेक्शन रेशियो हैं वो कैसे हैं दोनों के, क्या वो दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, या फिर वो दोनों लाइन के पॉइंट जहाँ से वो पास कर रही है वो कैसे हैं, ये इस बात पे जरूर ध्यान दिया करो। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम रूट्स उसके निकालते हैं, तो उनके कोफिशिएंट को जरूर देख लिया करो कि कैसे हैं रूट्स, कैसे आ रहे हैं, तो उनका इक्वल रूट्स कैसा होगा, तो वहाँ पे वो चीज़ करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इक्वल रूट्स आते हैं, या फिर वहाँ पे जो है कोफिशिएंट जो है वहाँ पे वो होते हैं, रेशनल होते हैं, तो वहाँ पे जो है इरेशनल रूट आते हैं, तो वो कॉन्जुगेट में आते हैं। तो ये चीज़ देख लिया करो, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, इक्वेशन ऑफ लाइन को आप अच्छे से देखो, क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप दो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो उनकी इक्वेशन आप लगाने मत लगो तुरंत, आप उनके इक्वेशन ऑफ लाइन को देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, एक चीज कॉमन दिख रहा है, ये लाइन पास कर रही है 1 0 1 से, और ये भी लाइन पास कर रही है 1 0 1 से, मतलब कि ये दोनों लाइन एक मतलब कि जो जिस लाइन से पास कर रही हैं वैसे, तो वो लाइन पॉइंट कॉमन है, ठीक है। ये चीज में रख लो। अब देखो, अब अगर जिसको जो ये नहीं ध्यान देता, ये बात नहीं ध्यान देता, वो कैसे निकालता, मान लो ये दोनों लाइन आपस में आगे जाके इंटरसेक्ट ही करेंगी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालता, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखता, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखता, फिर दोनों को इक्वेट कराता, फिर लैम्डा में वैल्यू आती, अब लास्ट में देखता आता यही पॉइंट, तो एग्जाम से बाहर निकलता तो कहता कि यार वो तो पॉइंट तो कॉमन दिया था उस क्वेश्चन में, ऐसा होता है। बट देख लिया करो, ठीक है। तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। और सपोज दैट द स्ट्रेट लाइन दिस, ये एक लाइन L, ठीक है, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग, मतलब जिस प्लेन में L1 एंड L2 हैं उसी प्लेन में ये लाइन L भी है। अब जरा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, फिर हम डायग्राम के थ्रू इस बात को समझेंगे और अच्छे से। इफ द लाइन L, यहाँ पे L है, देखो आप यहाँ पे L है, इफ द लाइन L मतलब ये वाली लाइन, इफ द लाइन L बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, इसको अंडरलाइन कर लो, बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। देखो पहली बात क्या बोला, L1 L2 एंड L, ये तीनों लाइन एक ही पेज में लाई कर रही हैं, और जो L है वो L1 को और L2 को बाइसेक्ट कर रहा है एक्यूट एंगल पे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। तो देखो सब कुछ निकालते हैं, ठीक है।
तो हमसे मेनली अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछेगा, एलएमएन की वैल्यू पूछेगा, अल्फा गामा एलएम। तो मेनली इस लाइन को हमको आधा अधूरा दिया है तो इसको कंप्लीट करना है। ये है क्या, एंगल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, किसकी, इसकी और इसकी। जरा डायग्राम से समझते हैं। देखो आप, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो आप, एक प्लेन है, ठीक, और इसके अंदर दो लाइन है L1 और L2 आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं। ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, ठीक है, L1 है और L2 है। अब देखो आप, और कह रहा है कि सॉरी, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नॉट बाइसेक्टिंग, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, कह रहा है जब इस लाइन के इक्वेशन को देखो आप, इन दोनों के, कह रहा है ये दोनों लाइन कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं, 1 0 1 1 0 1। अच्छा बताओ वो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे निकल जा रही है, ये लाइन ऐसे निकल जा रही है, तो वो कॉमन पॉइंट यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा भाई, वो वाला पॉइंट 1 0 एंड 1, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि लाइन एल, ये जो लाइन है यही है इनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मेनली इसी का हमें इक्वेशन निकालना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा एल एम, अधूरी आधी अधूरी लाइन दे रखी है, इसी का इक्वेशन निकालना है। तो देखो आप, देखो इसको इंटरसेक्ट करा दो, ये लाइन है मेरी एल जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, देखो, और एक्यूट एंगल इंटरसेक्टर है। अब हम इसका लाइन कैसे निकालेंगे, देखो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सिंपली हमने क्या बोला था, फार्म इसको, इसके थ्योरी पार्ट में क्या बोला था कि यहां पे हमको लाइन का इक्वेशन तो दे रखा है और हमें ये भी पता है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। अब हमको बस डायरेक्शन चाहिए इसका, तो डायरेक्शन हम इधर वाला लें या इधर वाला लें, ये कैसे निकालेंगे। और एक्यूट एंगल का है, तो मैंने क्या बताया था कि आपको किधर का लेना है, यूनिट वेक्टर क्यों लिए थे भी बताया था रोम्बस बनाने के लिए। तो किधर का डायरेक्शन लेना है, आप क्या करो, इसके डायरेक्शन रेशियो को और इसके डायरेक्शन रेशियो देखो, मतलब इसका मैं डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं B1 से। B1 क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 -1 एंड 3। और इसका क्या है B2, B2 क्या है, B2 है -3 -1 एंड 1, ठीक है। अब देखो आप इन दोनों का ले लो आप डॉट प्रोडक्ट, इनका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो B1 वेक्टर, वेक्टर है ना ये, डॉट B2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लोगे आप तो क्या आ जाएगा, मैं तो ऐसे लिया करो डॉट प्रोडक्ट आप, 1 -1 एंड 3 डॉट, -3 -1 एंड 1, -3 -1 एंड 1 डॉट क्या आ जाएगा इनका, -3 +1 -3 +1 एंड +3। तो -3 +3 कटेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा 1, विच इज ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बोला था, जब B1 डॉट B2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो एक्यूट एंगल में हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं, यूनिट वेक्टर B1 प्लस यूनिट वेक्टर B2, यही तो लेते हैं, ठीक है। अब अगर यही ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट वेक्टर B1 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 + 1 + 1 √11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√11 -1/√11 एंड 3/√11 प्लस, अब B2 का क्या आ जाएगा, सेम इसका भी वही आ जाएगा, -3/√11 -1/√11 और क्या हो जाएगा 1/√11। अब देखो आप इसको ऐड करो, सम अप करो, क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2/√11 और क्या हो जाएगा, -1 -1 और ये क्या हो जाएगा, 3 1 + 1 4/√11। देखो आप, ये आ गया इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर। अब देखो आप,
और मुझे दे रखा है डायरेक्शन वेक्टर इस लाइन का, यही इसी लाइन का तो निकालना है एल का। इसका हमें आधा अधूरा इक्वेशन तो दे रखा था, तो कुछ तो कंपेयर करा सकते हैं कि भैया हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कुछ हद तक तो देख सकते हैं अपना आंसर। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी कि अगर कहीं वेक्टर लिखा हो और उसमें कुछ टर्म कॉमन हमें मिल जाए तो उनको गायब कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, √11, तो गायब कर सकते हो सब में से। इसको लिख सकते हो आप -2 एंड 4। अच्छा, अब इसको और इसको कंपेयर कराओ। यहाँ पे मेरे -2 है इस लाइन को, ये लाइन और ये लाइन, इसी लाइन को तो हमें काम करना है, यही तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, इसी काम को डायरेक्शन निकालना है। तो नीचे क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशियोस, ये भी तो मेरा डायरेक्शन रेशियो सेम लाइन का। तो थोड़ा सा कंपेयर करा के देखो कुछ हेल्प मिलता है क्या। यहाँ पे एल एम और यहाँ पे -2, यहाँ पे मेरा -2 आना चाहिए, तो क्या कर दे भाई, -2 से डिवाइड करा दे क्या। चलो वेक्टर है तो हम करा सकते हैं, कुछ भी कॉमन करा सकते हैं, कॉमन सा काम। तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड -2 हो जाएगा। अब देखो मेरा मैं मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, 1 1 एंड -2। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि 1 1 एंड -2 अगर ये आया, ये नीचे का पोर्शन दिख रहा है क्या आप लोग को, नीचे का पोर्शन, यस ठीक है ठीक है। तो यहां से मेरा आ गया L = 1, कंपेयर करा लो, M = 1 एंड N = -2, तो -2 है ये। ठीक है, अब देखो आप, अब एक देखो, एक ऑप्शन तो पहले निकल गया यहां से, एक ऑप्शन देखो L + M = 2, तो L = M = 1 + 1, तो L + M = 2, ये सही हो गया मेरा। ये गलत हो गया, देखा, एक ऑप्शन खत्म। तो अगर मान लो आपके पास टाइम कम है और आपके पास टाइम कम है, तो ये छोटा सा ऑप्शन तो आप सही करके आगे बढ़ ही सकते हो, मिल जाएगा 1 नंबर। बट हमें तो 2 नंबर, हमें तो 4 पूरे चाहिए। देखो विद इन टाइम कर लेना है इस क्वेश्चन को। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या इस ऐसे, देखो हम लाइन का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। अब आधा अधूरा कुछ तो पूरा कर सकते हैं। x - α L की वैल्यू 1 आ गई, y - 1/1 M की वैल्यू भी 1, z - γ/-2। ठीक हो गया, यही तो L की इक्वेशन निकालनी। अब हमें अल्फा बीटा, अल्फा और गामा की वैल्यू चाहिए, तब ये और ये ऑप्शन में कुछ हम कर सकते हैं। अब एक बात सोचो आप, ये लाइन है, एल ही तो है, यही तो लाइन है ये, और ये पॉइंट 1 0 एंड 1, इज दिस पॉइंट इज विजिबल, 1 0 1 इज विजिबल और नॉट, 1 0 1 इज विजिबल और नॉट। ठीक है, अब देखो आप ये 1 0 1 जो है ये एल पे भी तो लाई करेगा, क्योंकि वो लाइन एल है। जरा 1 0 1 आप पुट करो, इसका हेल्प लेते हैं, तो 1 - α/1 एंड आ जाएगा इक्वल टू 0 - 1/1 इक्वल टू z की वैल्यू भी 1 है, तो 1 - γ/-2। अब देखो एक बार आप इस क्वांटिटी को इससे इक्वेट करा दो, एक बार आप इस क्वांटिटी को इससे इक्वेट करा दो, इससे, तो दोनों को जब इक्वेट कराओगे तो अल्फा और गामा की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको इससे इक्वेट कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो गामा = 1 - अल्फा = -1। तो अगर हम अल्फा को उधर भेजें इसको, तो अल्फा = आ जाएगा 2, अल्फा = 2 रियलाइज हुआ। अगर हम इस क्वांटिटी को इससे इक्वेट कराएंगे तो 1 - गामा = 1 -γ/-2 = -1, और -2 उधर जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 - गामा = -2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से गामा = क्या आ जाएगा, 3, तो गामा = आ जाएगा, देखा जाए जरा, गामा उधर जाएगा और 2 1 - 2 = -1 आएगा ना, -1 आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया गामा और ये मेरा आ गया अल्फा। अब चेक करा लो आप, क्या अल्फा माइनस गामा मतलब 2 माइनस, यहां पे देखो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 - -1 = 3, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सही। ठीक है, और अल्फा माइनस गामा की वैल्यू अगर 3 आ गई तो अल्फा माइनस गामा की वैल्यू 1 तो होगी नहीं, तो ये गलत। तो मेरे ये 2 ऑप्शन सही हो गए। ये लिटिल अच्छा क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। नाउ अब देखो आप, अब हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हमने क्या पढ़ा इसके पहले,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो वहां पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज आता है। सिमिलरली कोई भी दो स्ट्रेट चीज आपस में अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे या तो वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये जो छोटा वाला एंगल है वो एक्यूट और ये बड़ा वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज। ये प्लेन के भी केस में होगा और ये स्ट्रेट लाइन के भी केस में होगा। इनफैक्ट प्लेन के केस में और आप चीजें आसान हो जाती हैं। देखो आप कैसे, बेसिक सी टेंथ की चीज, सॉरी टेंथ में तो प्लेन नहीं है बट 11th की चीज यूज होती है बेसिक सी। अब देखो आप एंगल बाइसेक्टर बिटवीन प्लेन, हेडिंग अगर डालना चाहो तो ये डाल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स। अब जरा देखना आप, बिल्कुल डायग्राम से समझेंगे और बहुत मजा आएगा। देखो आप डायग्राम बनाते हैं एकदम सेंटर पे, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास दो प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन ये है, अब हमें इंटरसेक्ट कराना है दो प्लेन, तो प्लेन्स को तो फिर दो ही प्लेन चाहिए। एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन मेरा ये है। चला इसको और बड़ा करते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए। देखो ये प्लेन मेरा ये है और मेरा दूसरा जो प्लेन है वो मान लो ये है, ठीक है। ये है और ये है, ये ठीक। ये आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट, दिख रहा है, ये विजुअल हो रहा है, प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में। आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और विजुअलाइज करते हैं इसको। इसको इरेज कर दें और इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि ये प्लेन ऐसे जा रहा था और इसको इस भाई साहब ने कट कर दिया, बहुत एकदम साफ साफ ठीक दिख रहा है। और ये परपेंडिकुलर नहीं है दोनों प्लेन आपस में, पहले बता रहा हूं। ये प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, देखो एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन और एक प्लेन ऐसे है, कट कर रहा है उसको, ठीक। अच्छा मान लो अगर एक प्लेन इन दोनों प्लेन को ऐसे बाइसेक्ट करे, ऐसे देखो ऐसे, तो उस वो कैसा दिखेगा। थोड़ा इसको बढ़ा दो ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो तो ज्यादा मजा आएगा। अब देखो, देखो अगर एक प्लेन इन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करता है तो कैसा दिखेगा। देखो विजुअलाइज करना, कुछ ऐसा यहां से आएगा और कुछ ऐसा यहां से आएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करो, अब दिखा, ऐसे प्लेन कुछ आएगा और इनको कट करेगा। थोड़ा सा और ऐसे करो, ऐसे। यार बन क्यों नहीं रहा है, ठीक है जो बन गया बन गया, देखो ठीक है। अब देखो अब ज्यादा क्लियर दिखेगा। एक प्लेन ये था, एक प्लेन ये था और उसको ऐसे एक प्लेन बाइसेक्ट कर दिया। यहां से दिख रहा है एक बाइसेक्ट कर रहा है, रेड कलर से पेन बाइसेक्ट कर रहा है, समझ लेना, ठीक है। अब देखो आप, मतलब दो प्लेन थे आपस में, परपेंडिकुलर नहीं है दोनों प्लेन, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन, दिस प्लेन आर इंटरसेक्टिंग ओनली, मे नॉट बी परपेंडिकुलर और मे बी परपेंडिकुलर, ये हमें नहीं पता है। और ये रेड वाला प्लेन जो है ना, इनको ऐसे कट कर रहा है, ऐसे मार रहा है कट से। अब एक बात आप बताओ, और कट भी नहीं, कट ही नहीं कर रहा है, ये इनके दो प्लेन के बीच के एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब इस डायग्राम को अगर हम बनाना चाहें कुछ ऐसा समझो आप, एक प्लेन ये था ब्लैक पेन
ब्लैक प्लेन और एक प्लेन ऐसे ब्लू प्लेन था, ठीक है, और इसको ये रेड प्लेन ऐसे कट कर दिया, बाइसेक्ट किया है, दो बराबर भागों में बांट दिया है एंगल के इसको, ठीक है, ऐसा कुछ समझो आप। अब देखो आप, हमें क्या निकालना है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जनरली। क्या करो आप ना, आप इस प्लेन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इस प्लेन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, और इसी पॉइंट से इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक, ड्रा कर दिया, मतलब अब इसको समझा जाए तो ऐसे कुछ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, हाँ ठीक है, थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अब परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो ये 90 90 हो जाएगा, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। और एक बात बताओ, आप एक बात बताना कि ये एंगल आपस में बराबर है और ये 90 है और ये साइड आपस में क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों एंगल ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंस। अगर ये कांग्रुएंस हुए तो ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी भाई। और ये डिस्टेंस है क्या, इस पॉइंट से मेरा जो बाइसेक्टर प्लेन था, ये मान लो एक्स वाई जेड पॉइंट है, इट इज विजिबल और नॉट, एक्स वाई जेड इज विजिबल और नॉट, एक्स वाई जेड इज विजिबल और नॉट, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। ये पॉइंट से इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, ये और ये, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। अब जब दोनों सेम हो जाएंगे ये, तो आप बताओ, अब आप बताना, अब मैं क्या वो वाला फार्मूला लगा सकता हूं जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ प्लेन इज इक्वल, और हमको इस प्लेन की भी इक्वेशन पता है और इस प्लेन की भी इक्वेशन पता है। इस प्लेन की इक्वेशन मान लो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू 0। और मेरी ब्लू वाली प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने क्या बताया था, आप पॉइंट को प्लेन में चुपचाप पुट कर दो, अपान इसके डायरेक्शन नॉर्मल का ले लो मैग्नीट्यूड, तो वही तो हो जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूं तो आप ये देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस एक्स वाई जेड की जगह पे ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट पुट कर दो इसमें, ये क्योंकि इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, तो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मैं क्यों लगा रहा हूं पता है, मैंने क्या बोला कि जैसे लाइन में एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, वैसे ही इसमें भी तो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, और एक्यूट के भी लिए प्लस माइनस, मान लो ये एंगल मेरा कहता था ऑब्ट्यूज जैसा दिख रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का अगर ये डायरेक्शन लेंगे तो या फिर प्लस या माइनस हो सकता है, तो इस डायरेक्शन में अगर इसमें प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, सिमिलरली एक्यूट में भी अगर इसमें प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, तो प्लस माइनस लिख रहे हैं। एक्यूट में कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे, ऑब्ट्यूज में कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे, इसके लिए एक टेबल हम बनवाएंगे और उस टेबल के थ्रू हम करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो आप, इस प्लेन पे इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप, अब अगला हम ये बताएंगे कि कब
प्लस लेते हैं एक्यूट में, ये मेरा ऑब्ट्यूज बन गया था, ठीक है। ऑब्ट्यूज में कब प्लस माइनस लेते हैं और एक्यूट में कब प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, आप इसको नोट कर लो। देखो आप कब हम प्लस लेंगे कब हम माइनस लेंगे फार्मूले में, देखो आप उसके लिए एक टेबल बनाओ आप, ठीक है, मैंने कहीं से सीखा था, बहुत ही मस्त मस्त टॉपिक था ये। देखो आप क्या करो ना, जो a1x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d, जो ये d कांस्टेंट टर्म है ना दोनों प्लेन में, उसको पॉजिटिव बनाओ। तो पहला पहला काम है यही, मेक कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, मेक कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, ये पहला काम है, इसको पॉजिटिव बनाओ, ठीक है, ये मेरा पहला काम है, ठीक। अब देखो अब आप कैलकुलेट करोगे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के प्रोडक्ट का सम, ठीक है। क्या हम कहना चाह रहे हैं, आई कंपोनेंट के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट प्लस जे कंपोनेंट का प्रोडक्ट, मतलब ये कहने का मतलब है अगर a1 डॉट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, और या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू लेस देन 0 आती है। देखो हमने लाइन के केस में क्या लिखा था, नॉर्मल का b1 डॉट b2 क्या हो जाता है, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो एक्यूट मेरा पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा चलेगा, यहाँ पे ऑब्ट्यूज है ये, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाता हूं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और यहां पे मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर ये मेरा प्लस आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की केस में दिस क्वांटिटी इक्वल टू प्लस माइनस दिस क्वांटिटी में हम प्लस लेंगे, और अगर निगेटिव, अगर ये लेस देन 0 आता है तो माइनस लेंगे। वहीं हम एक्यूट एंगल में अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो हम माइनस लेंगे, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो हम प्लस लेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको आप नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं इस पे। नाउ लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन। आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्यूट एंगल, देखो यहाँ पे दे दिया ना, आप इस टर्म को जरूर पढ़ा करो, ये प्लस और माइनस होगा, ये डिसाइड करता है एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ये एक प्लेन है, देखो मैं इसको करूं तो ऐसे करते हैं, मेरा P1 प्लेन दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इज माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लेन P2 दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा पहला टास्क क्या था, मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, मैंने बोला था ना मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, तो बना लो भैया, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइड से मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ए है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 2 है, तो उसको प्लस 2 बनाते हैं। अब यहाँ पे लो आप, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप, अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो मान लो वो अभी हम यहाँ से हम क्या निकालते थे, यहाँ पे इसका क्या नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट -1 1 -1 -1 1 -1, और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर इसका क्या हो जाएगा n2 -1 -1 -1। आई थिंक ये दिख रहा है सबको, देखो जरा सबको दिख रहा है ये पॉइंट, ठीक है। देखो आप, तो क्या करते हैं सिंपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट मतलब नॉर्मल, और वो पॉइंट मान लो इस प्लेन में मेरा जो निकालना है जो प्लेन उसमें एक्स वाई जेड है,
तो एक्स वाई जेड को इसमें पुट कर दो, बस वही तो होता है। तो सिंपल यही तो आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रूट 3 हो जाना है, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे देखो सेम वही प्लस 2 अपॉन अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 3 लिख दे सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि हमको एक्यूट एंगल देखना है। देखो आप, मैंने क्या बोला था, एक्यूट एंगल में अगर इन दोनों का डॉट डॉट ले लो आप, इसके नॉर्मल का इसके नॉर्मल का, अगर डॉट ग्रेटर देन 0 आता है तो एक्यूट मतलब वो निगेटिव रहता है, एक्यूट में निगेटिव रहेगा। वहां पे कॉलम वहां पे जो मैंने बनवाया था उसको जाके देखो, अगर n1 डॉट n2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्यूट में ये साइन निगेटिव आती है, अगर ये n1 डॉट n2 की वैल्यू निगेटिव आती है तो ये साइन पॉजिटिव आती है। किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। n1 डॉट n2 निकाल दो आप, वो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 तो 1, 1 इंटू -1 तो -1 एंड -1 प्लस 1, तो ये कटेगा इक्वल टू 1, तो n1 डॉट n2 वही तो है आपका a1, आप करोगे तो वही तो आएगा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल में आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ प्लेन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन, इन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है जो, ठीक है, नोट कर लो आप। अब देखो हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अब देखो आप क्या होता है, देखो आप अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइट, सिमेट्रिकल पढ़े थे ना, कैसा था उसका एक्सप्रेशन, ऐसा था ना। देखो आप, अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास हो रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो उसका जो है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता था, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, जेड माइनस गामा अपॉन सी, ये था सिमेट्रिकल फॉर्म। बट अनसिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है बताते हैं आपको। देखो अगर कोई लाइन ऐसा कुछ हो, आपको इतना तो पता है ना कि जहां पे दो प्लेन आपस में मिलते हैं, उस मिलन वाली रेखा को ही एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, वो रेखा बनाती है, स्ट्रेट लाइन होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्ट जहां पे करेगी वो प्लेन, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो आप जरा डायग्राम समझते हैं। मान लो एक प्लेन आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा होना है, और एक प्लेन आपका ऐसा है कुछ, ठीक है। देखो दो प्लेन, एक प्लेन है एक प्लेन है, आपस में मिल रहे हैं दोनों आके, ठीक है। अब ये जो उनका इंटरसेक्शन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह की लाइन को अनसिमेट्रिकल लाइन कहते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल लाइन कहते हैं, ठीक। तो मान लो इस प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है, इस प्लेन का इक्वेशन है, यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे लिख दूं, P1 प्लेन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और रेड वाली प्लेन का इक्वेशन है, मैं रेड पेन से ही लिखता हूं इसको, P2 प्लेन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। एक चीज देखो, अब हमको चाहिए इस लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, तो पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए इस लाइन पे लाई करता हुआ, और हमको इसका डायरेक्शन चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए आप इसमें से कोई भी तीन वेरिएबल हैं, तीनों में से कोई भी एक जीरो कर दो,
कोई भी एक जीरो करो और फिर इन दोनों को इक्वेट करा दो आपस में, नहीं इक्वेट मत कराओ, तो ये जीरो करोगे कोई भी, जैसे यहाँ पे अगर y जीरो कर रहे हो ना तो यहाँ से भी y ही जीरो करो, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन आ जाएगा x और z में, और ये जो पॉइंट मिलेगा ना मेरा, ये जो पॉइंट मिलेगा वो यही इसी लाइन में मिलेगा, इसी लाइन में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दो वेरिएबल में दो इक्वेशन आएगा, आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, वो तो आसान है। बात आती है डायरेक्शन, आप इसके डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो बताता हूं कैसे। ये जो ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाला प्लेन है, इसका कुछ ऐसे देखो, प्लेन का ऐसा कुछ सिस्टम है, देखो आप, एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक, ऐसा। अब जो इस प्लेन का नॉर्मल है ऐसे निकला होगा और इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे निकला होगा, ठीक, ऐसे और ऐसे ऐसे निकले होंगे दोनों नॉर्मल, ऐसे देखो ऐसे निकले होंगे इसके नॉर्मल। अगर इनके नॉर्मल का आप क्रॉस लोगे तो क्या आएगा, एक लाइन आएगी जस्ट इस डायरेक्शन में। अगर ये प्लेन ऐसे हैं तो उनके नॉर्मल ऐसा होगा और ऐसा होगा, उनके नॉर्मल का क्रॉस लोगे तो एक लाइन आएगी वो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये गिवन लाइन है, ये लाइन ऐसे ऐसे नहीं निकल रही है, इसमें दिख रहा है ऐसे, ऐसे है ये लाइन, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो ऐसे है। तो इनके नॉर्मल का और इनके नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उस लाइन, इसी लाइन का डायरेक्शन होगा। ये बात समझ में आई, यही मैं समझाना चाह रहा था बस। देखो आप, ये नॉर्मल है इसका n1 और ये नॉर्मल है इसका n2, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एन दिस रिक्वायर्ड लाइन, ओके। हमको पॉइंट मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा, हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो n1 क्रॉस n2, यहाँ पे पॉइंट कैसे निकालेंगे, पुटिंग x y z एनी वेरिएबल, एनी वन वेरिएबल जीरो इन बोथ द इक्वेशन, और फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, पॉइंट निकल आएगा, और फिर डायरेक्शन निकालने के लिए आप इन दोनों का क्रॉस ले लो, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2। ये था मेन चीज, तो यहाँ था, ये तो आपको दिमाग में रहेगा, बट ये भूल सकते हो आप, तो दिमाग में रखो इसको, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन करवाते हैं, आप नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो आप उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, अनसिमेट्रिकल लाइन। बेसिकली क्या कह रहा है इसमें, कंसीडर द प्लेन दिस एंड दिस, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन का निर्माण करते हैं, लाइन फॉर्म करते हैं। अब देखो आप उसी लाइन के बारे में समथिंग समथिंग कह रहा है, पहले बताओ उस लाइन का हम कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो पिछला वही कॉन्सेप्ट है जो अभी जस्ट मैंने पढ़ा, दो लाइन है, दो प्लेन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन मिलेगी मुझे, और लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके नॉर्मल का और इसके नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम लाइन का क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ही निकाल लेते हैं। इनका नॉर्मल क्या है, लाइन 1 और लाइन 2 का नॉर्मल क्या है मेरा, बताओ, नॉर्मल 1, इसका क्या है 3 है, -6 है एंड -2 है, और नॉर्मल 2 क्या है मेरा, 2 1 एंड -2, ओके। n1 क्रॉस n2 निकालो आप। अच्छा देखो, मैं ऐसे इसको जो है पॉइंट फॉर्म में लिखता हूँ, वेक्टर्स को, थोड़ा आसान होता है, i j k फिर प्लस लगाओ। हमें बोर्ड एग्जाम तो देना है नहीं, हमें तो देना है एडवांस का एग्जाम, मेंस का। तो यहाँ से 3 -6 -2 2 1 एंड -2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 +12 +2 14 -j, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 +4 3 2 -6 एंड +4, तो -2, सही है ना, ये -6 +4, ठीक है, सही है, प्लस के। अब यहाँ पे देखो आप, 3 1 3 और +15 +12, 3 + 12 = 15, क्या आ गया, 14i +2j
प्लस 15k। ये मेरा क्या आया है, ये मेरा आया है रिक्वायर्ड जो प्लेन, जब दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन, एक लाइन बनेगी, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया। और ये कैसे आया ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो आप, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये जो मेरी जो लाइन निकल के आएगी इंटरसेक्टिंग, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का के पैरेलल, उस लाइन के पैरेलल रहेगा, एग्जैक्टली यही कह रहा है। तो क्या है, इसका इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रेशियो सेम आना चाहिए, या फिर ये दोनों सेम रहने चाहिए। दिख रहे हैं सेम है, देख लो, अगर लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है और इस वेक्टर भी यही है, तो ये वेक्टर और लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो भैया ये ऑप्शन हो गया सही, ठीक है। पार्शियल मार्किंग होती है तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। जरा ये देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है, फिर उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखना है। अगर यही आता है तो पहले बता लाइन का इक्वेशन, मुझे डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, इसको डायरेक्शन रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं 14, 2 एंड 15, ठीक है। अच्छा, हमको डायरेक्शन रेशियो पता चल गया लाइन का, हमको चाहिए पॉइंट, लाइन के ऊपर एक पॉइंट। अब लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट पता चल जाए हमें, तो हम वहां से लाइन का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था लाइन के इक्वेशन के लिए आप कोई भी एक वेरिएबल जीरो कर दो। तो लेट जेड इक्वल टू मैं जीरो कर दे रहा हूं, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा बताओ, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। और अगर मैं यहाँ z इक्वल टू 0 करूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2, 4 एंड 10, 2, 4 एंड 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x कैंसल, माइनस 4y माइनस y माइनस 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू -1। अब अगर y इज इक्वल टू -1 है, आप यहाँ पुट करोगे, जरा पुट करो आप, ये 0 है, पुट करोगे आप क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 6x इक्वल टू 3। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा लाइन पे 3 -1 एंड 0। जेड को मैंने 0 लिया था तो इसलिए 0 ले रहा हूं, ठीक है। और मेरा डायरेक्शन क्या आ गया, 14, 2 एंड 15। तो आप लिख लो, लाइन का इक्वेशन लिख लो आप। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा, या फिर आप अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हो आप। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ, ठीक है। पॉइंट निकाल, पॉइंट दिख गया होगा, आप लिख लो x माइनस 3 अपॉन 14, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 0 है अपॉन 15। हमको निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक लिए क्या करते हैं, इक्वल टू टी कर दो आप, टी किया है, टी फॉर्म में कर दो, इसको इससे इक्वेट कराओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 t प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t माइनस 1, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15t। कंपेयर करा लो, क्या मैच कर रहा है, 14t प्लस 3 सही है, 2t माइनस 1, 2t प्लस 1, यही भैया गलत आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया 15t सही है। तो इसी की वजह से जो है, इसी की वजह से, और इतना बारीकी से दिया, हल्का सा अगर कोई बच्चा प्लस माइनस का यहाँ पे गलती कर दे, ये पॉइंट उसका गलती से अगर +1 आ जाए, तो पट 2t प्लस 1 आ जाएगा फटाक से उसका, और वो ऑप्शन टिक करके चला आएगा, बट ये ऑप्शन है गलत, ऐसे करते हैं, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन से छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो आप, उसी अनसिमेट्रिकल लाइन पे मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट ये कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। देखो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो हमको एक एक ऑप्शन को वेरीफाई कर करके उसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। मेनली ये ही सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बाकी ये तीनों तो सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगेगा। देखो,
P1 और P2 दो प्लेन है, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर रहा है, ऑप्शन के थ्रू फ्रेम कर रहा है। देखो ये दोनों प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन बन रही है। इंटरसेक्शन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन P1 एंड P2, उसका डायरेक्शन रेशियो 1, 2 एंड -1 है। तो याद करो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, इन दोनों प्लेन का नॉर्मल का हम क्रॉस ले लेते हैं। इसका नॉर्मल क्या है, 2, 1 एंड -1। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 क्या है, 2, 1 एंड -1। और नॉर्मल ऑफ प्लेन 2 क्या है, 1, 2 एंड 1, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आप, N1 क्रॉस N2 क्या आ जाएगा, I J K 2 1 -1 1 2 1 2 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I 1 1 जा 1 +2 3, ओके चलो -j, यहाँ पे -j करेंगे तो 2 1 जा 2 +1 3, ओके +k, इट इज विजिबल, ओके। नाउ इसका क्या हो जाएगा, k का 2 2 जा 4 -1 3, ये क्या आ जाएगा मेरा, 3i -3j +3k। अब भाई ये वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड से हमको लेना देना है नहीं, इसके मैग्नीट्यूड से अब हमको लेना देना है नहीं, तो क्या करो, 3 डायरेक्शन ही तो चाहिए, इसके 3 को, इसको 3 से डिवाइड करा दो, क्या आ जाएगा 1, इसको पॉइंट में लिखेंगे ऐसे 1 -1 एंड 1, ठीक है। क्या इससे मैच कर रहा है, 1 2 -1 1 -1 एंड 1 आया है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो ये आया, और ऑप्शन में हमको दे रखा है 1 2 -1, क्या दोनों सही है, पहला ऑप्शन खत्म। तो मल्टीपल करेक्ट आंसर था ये, बट आप इसको आराम से डिस्कार्ड कर सकते थे, पहला गलत हो गया, ठीक है। अब देखो पहला यहाँ पे हो गया गलत, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक लाइन है, दे दिया, उसका मन किया लाइन दे दिया, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, कह रहा है कि, तो पहले बात तो हमको जो ये लाइन की बात कर रहा है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 1 -1 एंड 1, इसका डायरेक्शन रेशियो तो आ गया, इसकी जरूरत हमें है, तो हम यहाँ पे 1 -1 एंड 1 डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट इंटरसेक्टिंग लाइन obtained from the intersection of the plane P1 and P2 is, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 -1 एंड 1। अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ द स्पेस मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो आप अब मुझे इसकी इक्वेशन की लाइन, मुझे इस जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो आप बताओ मैंने क्या बताया था, मुझे डायरेक्शन, मुझे एक लाइन के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट। पॉइंट कैसे निकलेगा, आप इन तीनों दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल 0 कर दो, तो मान लो z = 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + y = 3 और x + 2y = 2। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से कराया नीचे वाले में ना, ठीक है, 2 एंड 4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा दो आप, तो ये कट जाएगा 1 - 4 - 3y = 3 - 4 - 1, तो y = 1/3 आ गया, दिख रहा है ये, ठीक है। x की वैल्यू यहां निकाल लो आप, यहाँ पे y की वैल्यू से, तो 2x + 1/3 = 3, तो 2x = 3 - 1/3, तो 2x = 3 3 जा 9 -1, 3 3 जा 9 -1 8/3, x = 4/3। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, मेरा पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, पॉइंट। असल में इस ऑप्शन के लिए भी मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, बट इसकी जरूरत पड़ती मुझे लास्ट ऑप्शन के लिए, तो मैंने सोचा निकाल ही लो। ऐसा नहीं है कि आप निकाल लिए तो आप घाटे में हो। 4/3, 2 4 जा 8 ना, 4/3
1/3 एंड 0, पॉइंट आ गया। बट हमें इसकी जरूरत नहीं थी इस ऑप्शन के लिए। क्यों? कह रहा है कि ये लाइन और जो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी इन दोनों को, हम जब इससे इन दोनों से लाइन निकालेंगे, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो क्या होगा, इनके डायरेक्शन रेशियोज हमें बस चाहिए। तो इसका डायरेक्शन रेशियो, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तभी तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकल पाएगा। इसको पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप। क्या इक्वेशन की मैंने लाइन का ये दिया है, तो ठीक है, आप क्या करो, 3 से यहाँ डिवाइड कर दो और यहाँ भी 3 से कर दो, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो इन दोनों में, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -4/3 अपॉन 1 अपॉन 3 हो जाएगा ना, ये इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसमें -3 से डिवाइड करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, y -1/3 अपॉन -3 से करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कराएंगे, जो हम अगर 3 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे 3 से मत डिवाइड कराओ ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो z/3। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, 3 -3 एंड 3। और हम ये तो वेक्टर ही तो होता है, तो वेक्टर को हम 3, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 1 -1 एंड 1। तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन का भी मेरे डायरेक्शन रेशियो है। तो ये दोनों जब डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए, दोनों एक लाइन में है, एक डायरेक्शन में, मतलब दोनों पैरेलल है, बट यहाँ क्या लिखा, परपेंडिकुलर, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो फॉल्स। सिंपल, क्या, और ठीक है, हो गया खत्म। तो इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब देखो आप, बट निकाल लिए, ये फायदा करेगा अभी, देखना। द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 60 डिग्री। ओके, एंगल निकालना है दोनों प्लेन का। क्या मैंने बताया था, एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन डॉट नॉर्मल ऑफ सेकेंड प्लेन अपॉन मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल ऑफ सेकेंड प्लेन। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखा करो, वेक्टर फॉर्म में मत लिखा करो, टाइम लगता है। पॉइंट फॉर्म में 2 1 एंड -1, 2 1 -1 डॉट 1 2 1 1 2 1 अपॉन, इसका क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 1 6 √6। इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 1 √6 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 1 = 2 + 2 2 1 = 2 +2 -1, ठीक है, अपॉन 6। ये क्या आ जाएगा, 4 -1 3/6 1/2। तो थीटा एक्यूट चाहिए मुझको, तो एक्यूट मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यही हमको चाहिए एंगल। तो अब देखो आप, थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस में होती है 60 में, क्योंकि साइन में साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2 और कॉस में होती है 60, जस्ट अपोजिट चलते हैं कॉस 30 और 60। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, और ऑप्शन में बोल भी रहा था एक्यूट एंगल बिटवीन द P1 एंड P2 इज 60 डिग्री। नाउ दिस ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। 3 ऑप्शन तो मैं से विद इन मिनट कर सकते थे, मतलब विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर तीनों ऑप्शन हो जाते। अब देखो आप, हमको करना है लास्ट ऑप्शन, बड़ा लिखा है बट ये भी कुछ है नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक प्लेन P3 है, बना लो आप प्लेन P3, बना लो ऐसे, थोड़ा अच्छा ढंग का बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 2 एंड -2। मान लो इसके यहां पे कोई पॉइंट है 4 2 एंड -2, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। मतलब जो ये लाइन इससे हमें जो मिलके आई थी, ये जो लाइन मिलके आई थी, इसके लिए भी हमको लाइन की जरूरत नहीं निकालनी पड़ी थी। इस पॉइंट को तो हमने फालतू में निकाल लिया, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। इस लाइन की जो ये लाइन है, ये लाइन जो निकाल, इस दोनों पॉइंट से निकल के आएगी लाइन, ये डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट से जो लाइन निकल के आएगी वो इस P3 के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन P3 मैंने माना है, और ये ब्लैक पेन से लिखे हैं तो ब्लैक पेन से इसकी लाइन ड्रा करेंगे, वो इस P3 के परपेंडिकुलर है। और देखो, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 1 1, पॉइंट कहीं है 2 1 1, उसका P3 से डिस्टेंस क्या होगा, P3 प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा पूछ रहा है। कुछ भी नहीं है भाई, देखो आप, ये जब ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है
तो ये प्लेन का ये नॉर्मल नहीं हो जाएगा। और हमको एक प्लेन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक प्लेन के इक्वेशन के लिए उस प्लेन में लाई करने वाला लाइन और एक नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, ये नॉर्मल ही तो है ये लाइन, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 - 1 & 1। क्या हो जाएगा, नॉर्मल भी तो हो जाएगा प्लेन का, इस प्लेन का नॉर्मल भी हो जाएगा, n3 भी हो जाएगा। अब निकाल लो आप वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, क्या होता है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, r डॉट नॉर्मल वेक्टर p3 का मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं प्लेन p3 का इज इक्वल टू a, ये पॉइंट डॉट n, मैं वेक्टर फॉर्म में पॉइंट लिखता हूं, जैसे इस पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो 4i + 2j - 2k। अब इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, r है मेरा x y z, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं r की वैल्यू, डॉट n है मेरा 1 - 1 & 1 इक्वल टू a मेरा है 4 2 - 2 और मेरा n क्या है, n फिर से 1 and -1 and 1। आई थिंक इट इज विजिबल, आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, नाउ आप कैलकुलेट कर लो, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा x - y + z इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4 - 2 -2 तो 0 आ जा रहा है आई थिंक। अब इस प्लेन का इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस इतना आ रहा है तो सही है, तो क्या पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, पुट कर दो, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, तो क्या है पॉइंट 2 1 1 पुट करो, तो 2 1 है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, तो -1 और 1 है +1 अपॉन अंडर रूट इसके नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ले लो, क्या है नॉर्मल इसका 1 - 1 & 1, क्या हो जाएगा √3, सॉल्व करोगे तो 2/√3 डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस वही दिया भी है 2/√3, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस भी ऑप्शन में, ये तो पॉइंट मैंने फालतू में निकाल लिया था, ये मेरा एक्स्ट्रा कहीं क्वेश्चन में, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं मेरा टाइम लेगा, तो ये गलती आप मत करना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। देखो आप, ये क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, मैं यहाँ से क्वेश्चन ही करूँगा, ऑलमोस्ट टॉपिक सारा कवर हो गया प्लेन का। ठीक है, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन का। अब जो भी क्वेश्चन एडवांस में खास कर आए हुए हैं, मेंस के ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए हैं, एडवांस के देखते हैं। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन करने से थोड़ी सी एनालिसिस पड़ती है, देखते हैं खैर इस क्वेश्चन में क्या, ये देखें ये 2-3 लाइन है L1 L2 L3, ठीक है, गिवन है। तो अच्छा देखो, फॉर विच पॉइंट Q ऑन L2, कह रहा है L2 लाइन पे एक पॉइंट है Q, वो किस Q के लिए, कैन वी फाइंड अ पॉइंट P ऑन L1, सॉरी Q पॉइंट एंड L2 है ना, Q पॉइंट एंड L2, हमको देखो वो कह रहा है किस पॉइंट Q, वो किस Q पॉइंट के लिए जो कि L2 पे है, हम पता कर सकते हैं P ऑन L1 एंड R ऑन L3, सो दैट जो ये पॉइंट जो एक लाइन बन के आएगी PQR से, वो लाइन ये PQR जो पॉइंट होंगे वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मतलब कोलिनियर होंगे। देखो तो बेसिकली क्या कह रहा है, अब इसको क्या करो ना, इसका क्या करो आप, इसका जनरल कोऑर्डिनेट मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट L1 L2 L3 का निकाल लो। तो L1 का क्या हो जाएगा, अच्छा वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन दी हो, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी हो, तो इक्वल टू लैम्डा करके उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया उसमें आया था। और अगर मान लो इसके पहले वाले शायद इसके पहले के पहले आया था, और मान लो वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया हो तो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एक बार आप देख लो इसको। ठीक है, मैंने बता भी रखा है। मान लो मेरा वेक्टर फॉर्म में लाइन दे रखा है ऐसे, देखो पॉइंट दिया है यहाँ पे ABC और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो दे दिया है यहाँ पे PQR मान लो। ठीक है, तो इसका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आता है ना, वो a प्लस p का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, a प्लस लैम्डा p, a प्लस लैम्डा p, और क्या हो जाएगा b प्लस लैम्डा q एंड c प्लस लैम्डा r, ये हो जाता है इसका। ठीक है, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये हो जाते हैं। अब सिमिलरली आप कंपेयर करते जाओ, L1 दिया है r इक्वल टू लैम्डा i, मतलब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट क्या है, ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे,
आई का 0 प्लस यहाँ पे आई का बस दिया है, डायरेक्शन रेशियो में बस आई का कंपोनेंट दिया है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करा लो, इसको कंपेयर कराओगे L1 लाइन को, अपने L1 लाइन को कंपेयर कराओगे, R इक्वल टू 0 प्लस 0 कामा 0 कामा 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई का कंपोनेंट यहाँ पे दिया है 1, बाकी सब चीज। तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करा के निकालेंगे L1 का, मतलब पॉइंट P निकल के बेसिकली क्या आ जाएगा P। अब देखो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो निकल के आते हैं ना, वो आप इस लाइन पे कहीं भी मान सकते हो, इस लाइन पे वो कहीं भी हो सकते हैं। तो हमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये फायदा देते हैं कि उस लाइन पे अगर हमको कोई पॉइंट सपोज करना होता है, तो कोई हम रैंडम पॉइंट ना सपोज करके यही कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं। तो मान लो L1 लाइन पे वो पॉइंट P है यही, तो L1 लाइन पे पॉइंट P क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसको आप इस तरीके से लिखोगे क्या हो जाएगा लैम्डा 0 0। सिमिलरली पॉइंट Q क्या हो जाएगा ऑन L2 लाइन पे क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर करो आप, इससे कंपेयर करो अब L2 को कंपेयर करो आप, इसको L2 को कंपेयर करो आप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं L2 को आप कंपेयर करो, क्या हो जाएगा K का कंपोनेंट बस यहाँ पे पॉइंट मतलब 0 0 एंड 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ J है ना बस यहाँ पे, तो 0 1 0। तो Q कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, Q का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स 0 म्यू एंड 0 म्यू एंड 1। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 जब इसके साथ एडअप होगा तो 0 म्यू एंड 1, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप R का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना चाहोगे, R का तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। मैंने अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा I J एंड K, तो यहाँ पे 1 1 एंड V हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो आप अब ये P Q R मेरे कोई जनरल पॉइंट आ गए हैं इस लाइन पे, लाइन L1 L2 एंड L3 बोल रहा है ये P Q R कोलिनियर है। मतलब कि एक लाइन ऐसे ड्रा करो, P यहां पे रख दो, Q यहां पे रख दो, R यहां पे रख दो, कह रहा है P Q R कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है भैया, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं एक ही लाइन पे, तो P Q पैरेलल टू, थोड़ा बड़ा लिखूं मैं, जनरली क्या मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, PQ वेक्टर PQ पैरेलल टू QR पैरेलल टू PR। अब देखो आप हमें अब क्या दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर व्हाट पॉइंट ऑन Q पे पॉइंट्स कह रहा है, मतलब एक ही सिंगल पॉइंट नहीं होगा, वो भी एक जनरल पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे कितने पॉइंट्स बोल दिया ना, तो मल्टीपल करेक्ट है। Q मतलब Q पे लाइन Q पे ये L2 पे जो लाइन है, लाइन L2 पे Q मैं बोल रहा हूं कभी से, L2 लाइन पे ऐसे कितने Q तरीके के पॉइंट आ सकते हैं, Q तरीके के पॉइंट मतलब इस तरीके के, सच दैट P Q R आपस में कोलिनियर हो। कह रहा है लाइन L2 पे ऐसे कितने Q तरीके के पॉइंट आ सकते हैं। यहां पे आप म्यू की वैल्यू चेंज करते रहो, पॉइंट चेंज होते रहेंगे। तो और ये Q कहां पे है, L2 पे। कह रहा है लाइन L2 पे Q तरीके के कितने पॉइंट आ सकते हैं सच दैट P Q R R कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसे, ठीक है। आप देखो एक बात, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन गया मल्टीपल करेक्ट बन गया। अब पॉइंट्स बोल दिया है ना, तो या तो ये भी हो सकता है Q की जैसे ये भी हो सकता है। तो जरा आप लिखना चाहो इसको, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कैसा दिख रहा है, ये 0 -1/2 एंड 1 Q के जैसा दिख रहा है। देखो 0 म्यू 1, ये सबका 0 रहेगा। और ये क्या दिख रहा है 0 0 1, ये क्या दिख रहा है 0 1 1, ये क्या दिख रहा है 0 1/2 एंड 1, देखना, ठीक है। अब देखो आप इसमें से क्या क्या हो सकता है, पहले आप एक बात बताओ, PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ। PQ मतलब Q वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा PQ क्या Q माइनस P हो जाएगा। तो
पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो माइनस लैम्डा म्यू एंड 1। क्यू आर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ आप? क्यू आर मतलब आर माइनस क्यू, तो 1 माइनस म्यू और क्या हो जाएगा v माइनस 1। ठीक है, अच्छा और पी आर का क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस लैम्डा 1 एंड v, ये हो जाएगा। अब जब ये तीनों पैरेलल हैं और ये इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप किसी का भी उठा लो, किसी का भी उठा लो जनरली, तो मैं पी क्यू एंड पी आर का ले रहा हूं, तो माइनस लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। क्योंकि ये कोलिनियर है तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब आपस में पैरेलल ही तो होंगे, तो मैं एक उठा ले रहा हूं, इसी से भी सारा ऑप्शन में देख लूंगा, डिस्कार्ड भी हो जाएगा। देखना आप, अब देखो आप, अब मैं ऑप्शन से इसको डिस्कार्ड करूंगा। मेरा पॉइंट क्यू ये है, ठीक, मेरा पॉइंट क्यू ये है। अच्छा आप कंपेयर करो, इस पॉइंट से कंपेयर करना, इसी के जैसे सारे पॉइंट रहने चाहिए, इसी के जैसे सारे पॉइंट रहेंगे। देखो अगर मैं म्यू है यहाँ पे, ये बीच वाली वैल्यू म्यू दे रही है, अगर मैं म्यू इक्वल टू 1/2 ले लूं, क्योंकि पॉइंट क्यू ही तो चाहिए, फॉर विच पॉइंट्स क्यू ऑन L2, तो ये सब पॉइंट क्यू है L2 के ऊपर, तो अगर मैं म्यू की वैल्यू 1/2 ले लूं, सॉरी -1/2, तो क्या यहाँ पे इस रेशियो में कोई दिक्कत होगा? जरा देखूं, म्यू की वैल्यू अगर मैं -1/2 ले लूं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिख भी रहा है यहाँ पे। देखो आप लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखो सर, देखो आप क्या हो जाएगा, तो लैम्डा से माइनस कैंसिल, यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, मतलब लैम्डा की कुछ फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस रेशियो को। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड 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 ये क्या हो जाएगा, -1/2, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 एंड v इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब समझ लो अगर म्यू की वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे कुछ एब्सर्ड सी वैल्यू आए लैम्डा और v की, मतलब अनडिफाइंड सी, तो समझ लो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सॉरी मैंने इसको ही मिटा दिया, इसको फिर से लिखते हैं, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा एंड 1 अपॉन म्यू एंड v अपॉन 1। देखो पिछले क्वेश्चन में अगर लैम्डा की वैल्यू इधर उधर गलत भी आ जाए ना, तो भी कोई डरना मत कि ये गलत आ गया, बट क्योंकि फाइनाइट ही आएगा, फाइनाइट ही आएगा, हमें वैल्यू से नहीं मतलब है, हमें बस देखना है कि म्यू इक्वल टू 1/2 यहाँ पे कुछ एब्सर्ड सा वैल्यू ना दे दे, नहीं दे रहा है ना, तो ठीक है। अब देखो आप जरा देखते हैं, लैम्डा इक्वल टू ऐसे था ना, ऐसे था आई थिंक, माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, तभी तो वैल्यू देगा, वरना चलो ठीक है उसी पे लिखते हैं, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। ठीक है, इसी पे लिखते हैं, इसी पे हमें कंपेयर कराना है सब कुछ। देखो आप, अगर मैं यहाँ पे ये सारे पॉइंट क्यू हैं, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट म्यू है, तो म्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 ले लूं मैं, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 ले लूं, म्यू 0 ले लो आप, अगर ये 0 ले लोगे आप, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू तो मिल जाएगी, बट क्या 1/v इज इक्वल टू 0, क्या v की कोई वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है ना, तो ये ऑप्शन गलत दिख रहा है साफ साफ। ऐसा कुछ, इसी को कहते हैं एब्सर्ड सी कंडीशन आने लगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी चेक करते हैं, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है मेरा म्यू इज इक्वल टू 1। आप देखो अगर म्यू इज इक्वल टू 1 रखोगे ना, तो देखो दिक्कत क्या हो रही है, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वी की वैल्यू आराम से आ जाएगी, बट माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 करोगे आप, तो देखो जरा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, आप लैम्डा को इधर लेके चले आओ, ठीक, आप लैम्डा म्यू इज इक्वल टू मैंने लिया है 1, ठीक है, आप लैम्डा को इधर लेके चले जाओ, तो यहां से हो जाएगा माइनस, सॉरी यहां से देखो माइनस लैम्डा कट जाएगा ना, तो यहां से 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है,
इसी को कहते हैं एब्सर्ड सी कंडीशन आना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अब तक ये सही हुआ, ये दोनों गलत हुए हैं। ये देखो, ये देखो, अगर मैं म्यू इक्वल टू यहाँ पे 1/2 ले लूं, अभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं दिक्कत होगा क्या, यहाँ भी नहीं दिक्कत होगा, दिख रहा है साफ साफ। माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1/2 ले, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 लैम्डा इधर आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू भी आ रही है, वी की वैल्यू भी आएगी, म्यू की वैल्यू, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखो आप एक क्वेश्चन एडवांस 2019 में आया है। क्या कह रहा है, सिंपल सा 3 लाइन है, 3 लाइन्स आर गिवन, दिस दिस एंड दिस। तीनों लाइन, लेट द लाइन कट द प्लेन दिस, ओके। तीनों लाइन एक ही प्लेन को कट कर रही हैं ABC पे, और इस तरीके से कट कर रही हैं जहां पे उनका कटिंग पॉइंट है ना, उन पॉइंट को जब ज्वाइंट करके तीनों को एक ट्रायंगल बन रहा है, और उस ट्रायंगल की एरिया हमें निकालनी है। जरा फिगर से इसको एनालिसिस करें तो ऐसा कुछ है, मान लो मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। 3 लाइन ऐसे कट कर रही हैं इसको, ठीक है, ऐसे कट कर रही हैं। मान लो आपकी पहली लाइन हो गई कुछ ऐसे, कैसे बना सकते हो आप, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है, पहली लाइन। और दूसरी लाइन मान लो आपकी ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, और फिर इधर से निकल गई, ओके। और तीसरी लाइन ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ठीक है। अब ये तीनों लाइन प्लेन पे यहां पे कट की है, कि यहां पे कट की है, कि यहां पे कट की। मान लो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। मान लो ये आपकी, मैंने जो पहले बनाया था L1 है, और ये है L2, और ये है L3। कुछ इस तरीके से है, देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे प्लेन है, प्लेन ऐसे है, 3 लाइन है, एक लाइन ऐसे गई और निकल गई, दूसरी लाइन ऐसे गई और निकल गई, और तीसरी लाइन ऐसे गई और निकल गई। तो ये तीनों लाइन जहां पे कट कर रही है ना प्लेन को, इस पॉइंट पे आके निकली है, एक लाइन इस पॉइंट पे आके, ये पीछे से जाके निकल रही है, दिख नहीं रही है, और ये लाइन इस पॉइंट पे आके निकली है। तो ये जहां से निकली है, जहां से इस प्लेन को पेनिट्रेट करके निकल गई हैं, उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने के बाद मेरा एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल की एरिया हमें बतानी है। बात समझ में आया आपको? ठीक है, ये ऐसा कुछ फिगर बनेगा इसका। ठीक है, आप देखो, आप एनालिसिस करो जरा थोड़ा सा। कुछ एनालिसिस नहीं करना है, सिंपल है। देखो मेरा पहला प्लेन क्या है, मेरा पहला, और प्लेन का इक्वेशन गिवन है, x + y + z = 1। इस प्लेन का इक्वेशन है x + y + z = 1, ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन है। अब देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अगर वेक्टर फॉर्म में प्लेन दिया हो, सॉरी लाइन दी हो, तो उसका मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना बताया था, ठीक है, सॉरी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, लाइन L1 का क्या हो जाएगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। क्या बताना, पैरामीट्रिक मतलब उस लाइन पे कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट्स, जनरल पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसका बताओ आप क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम पूरी लाइन पे L1 के कहीं भी मान सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। L2 का क्या हो जाएगा बताओ जरा आप, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स L2 का, इसका क्या हो जाएगा बताओ, आई है, जे है, तो मतलब म्यू एंड 0। L3 का क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसका बताओ, वी हो जाएगा इसका, वी एंड वी। अब ये जनरल पॉइंट है, ये लाइन L1 की जनरल पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हो आप, लाइन L2 की जनरल पॉइंट है, लाइन L3 की। तो ये जनरल पॉइंट है, तो मान लो ये पॉइंट ये है, ये है इसको P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो, इसको R नाम दे दो, इस पॉइंट को। ये पॉइंट मान लो P है, ABC ट्रायंगल बना रहा है, मुझे दिया है ABC ट्रायंगल बना रहा है, तो मुझे मानना नहीं है भाई, दिया है, दे रखा है। ये मान लो A है लाइन L1 का, और लाइन L2 जहां से कट करिए, मान लो ये B है, ये B पॉइंट है, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट,
L1 है, ये L2 निकल गई B पॉइंट से, L3 निकल गई L3 निकल गया C पॉइंट से। अब ये ABC मेरे पॉइंट की मैंने, अब ये और ये प्लेन है ना, और ABC प्लेन में लाई भी कर रहे हैं, तो ABC जब प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेंगे। पुट कर दो, अगर आप लैम्डा 0 0 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा। देख लो, लैम्डा प्लस 0 इक्वल टू 1, हियर लैम्डा इक्वल टू 1। तो पॉइंट ए मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ए कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएगा बताओ मेरा, ए मेरा निकल के आ जाएगा 1 0 0। सिंपल। अब ये उस तरीके से कोऑर्डिनेट बी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक। तो म्यू जीरो अगर यहाँ पुट करेंगे तो 2 म्यू इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 1/2, तो ये कोऑर्डिनेट बी क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 एंड 0। ओके। सी, अब L3 ये सी भी यहां पे लाई कर रहा है, अब ये सी यहां पे लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस वी प्लस वी, 3v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1/3। तो ये सी कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, सी मेरा हो जाना है 1/3 1/3 एंड 1/3। आप बताओ सही है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे उसकी एरिया निकालनी है। तो सिंपल सा 10th नहीं, हाँ 11th वेक्टर हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोग अगर ट्रायंगल की अगर हमको कोऑर्डिनेट्स पता रहते थे तो हम उसका क्या करते थे, उसका ए बी बी सी और सी ए डायरेक्शन वेक्टर निकाल लो। ए बी का, बी सी का, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ एडसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, ये होता है। और ए बी वेक्टर मेरा और ए सी वेक्टर निकाल लो आप। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, मैं पॉइंट में लिखूंगा ए बी वेक्टर, मेरा ए कोऑर्डिनेट ये है, बी कोऑर्डिनेट ये है, तो मेरा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ जरा आप, यहां पे लिख रहे हैं हम, ए बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट में मैं लिखूंगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है 1/2, 1 हाफ में से 1 घटाएंगे तो भैया कितना आएगा, हाफ में से माइनस हाफ आ जाएगा, तो -1/2। हाफ में से 0 घटाएंगे तो हाफ आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। ए बी बेस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए आ गया। क्रॉस एसी होता है, तो एसी का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, ए यहाँ पे सी यहाँ पे है, तो सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी माइनस ए। हाफ में से 3 घटाएंगे, घटा लो, हाफ में से सॉरी 1/3 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, हाफ में से 1 घटाए थे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3/3, तो -2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3, ठीक है। हम सी ए वेक्टर निकाल, एसी वेक्टर सी माइनस ए कर रहे हैं ना, तो 1/3 - 0 1/3, ओके 1/3 - 0 1/3। अब क्या कर लो ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। कहाँ ले लूँ मैं, चलो यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ ले लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, थोड़ा सा लिख के लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, आई जे के लिख दो आप, आई जे के। ए बी वेक्टर है मेरा -1/2 1/2 एंड -1/2 1/2 एंड 0। ए सी है -2/3 1/3 1/3, -2/3 1/3 और 1/3। अब आप निकाल लो आई जे के, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इनको इरेज करते हैं, हमको पता है एरिया क्या होती है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2 1/6 माइनस जे, ओके जे यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1/6 प्लस के, अभी देखना क्या निकल के आता है, के क्या हो जाएगा -1/6, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसको, -1/6 प्लस 2/6, सही है ना, ये -1/6 प्लस 2/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6, तो ये भी आ जाएगा 1/6। तो आ क्या गया मेरा, ए बी क्रॉस ए सी, I/6 माइनस प्लस J/6 प्लस K/6, ठीक है। ये देखो मेरा आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्योंकि मॉड में लगाते हैं ना, क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, √1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, तो 1/36 प्लस 1/36
प्लस 1/36। ठीक है, तो यहां से आप क्या कॉमन ले लो, 1/36 कॉमन ले लो, तो 1/6 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरा 1 + 1 + 1 तो √3, तो √3/6। और इसी का हाफ कर दे तो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। और ये सब हमने तो निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ गया, √3/6, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ √3/6, तो क्या आ जाएगा, √3/12। और हमसे पूछा क्या था, पूछा था हमसे 6 डेल्टा ए स्क्वायर, निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू √3/12 का स्क्वायर, तो 6 2 ज़ा 12, तो 3/4 इज योर आंसर। ओके 3/4 इज योर आंसर नाउ। देखो आप एक क्वेश्चन है, पहली बात तो क्वेश्चन को सिंपल पढ़ेंगे अच्छे से, और कुछ है नहीं, हमने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए एडवांस के, जो भी प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन के आए थे। अब देखो जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कर लेंगे, बट मुझे जो भी मिला कलेक्शन अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन को मैंने तो थ्योरी के बीच में ही करवा दिया था, कुछ क्वेश्चन जो अच्छे थे क्योंकि उनकी पैरा दिया था ठीक ठाक, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आते एडवांस में, या तो आते हैं एनालिसिस वाले, या तो आते हैं लंबे लंबे पैरा दे देगा, वो परेशान करेगा। इसमें भी मैं बता रहा हूँ, एक पैरा दिया था मैंने उसको काट दिया, नेसेसरी था, मैंने उसको हटाया नहीं है, बट मैं बता दूंगा क्यों ऐसा था। देखो क्या लिखा था क्वेश्चन में, कह रहा है लेट पी बी द पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो मान लो पी कोई पॉइंट है, वो फर्स्ट ऑक्टेंट में है ए बी सी। अब फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो क्या हो जाएगा, ए बी 0 पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव एंड सी भी पॉजिटिव। ओके, सी भी पॉजिटिव। अब देखो आप, और क्या कह रहा है इस पी के बारे में, कह रहा है हुज इमेज क्यू इन द प्लेन दिस। इसके बाद क्वेश्चन में एक ब्रैकेट बनाया था, क्या लिखा था, PQ is the line joining from P to Q is perpendicular to the plane such that the midpoint of PQ is lie in the plane। मैं समझा दे रहा हूं क्या कहा था क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। देखो P मेरा यहां पे है, और कह रहा था कि PQ, Q मेरा यहां पे होगा इमेज, P की इमेज, such that a PQ line is perpendicular to the plane such that its midpoint M is lie on this plane x plus y equal to 3। ये प्लेन का इक्वेशन है, तो इसको मैंने क्या माना है, A B एंड C। ठीक, ABC माना है मैंने इसे। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इतना तक लिखा था लाइज ऑन। अब देखो क्या कह रहा है, Q कह रहा है, Q के बारे में कह रहा है Q इज लाई ऑन द Z एक्सिस। अगर ये कोई पॉइंट जेड एक्सिस में लाई करता है तो उसका क्या होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो मान लो 0 0 एंड लैम्डा। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो देखो कैसे ना कैसे करके मुझे ना एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो मैं सारे तरीके लगा लूंगा। ठीक है, देखो अभी अब मुझे पी एंड क्यू का मिड पॉइंट एम है, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a + 0/2 तो a/2, b + 0/2 तो b/2 एंड c + λ/2, c + λ/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये मिड पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है, इन्होंने बोल रखा था ये बात, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है, क्या कर लोगे आप, इसको इसमें पुट कर दो, a/2 + b/2 = 3। एक एबीसी में, ए बी में रिलेशन मिल गया हमें एक, ये और कोई रिलेशन मिल सकता है क्या, हाँ, ये लाइन PQ जो है परपेंडिकुलर है प्लेन पे, और प्लेन का नॉर्मल क्या है, 1 and 1, नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या है, 1 and 1, 1 and 0 है, सॉरी 0 भी तो है ना, जेड वाला तो 0 है। अच्छा, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है क्या, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये प्लेन का नॉर्मल है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन का रेशियो इक्वल होगा, तो इस
PQ लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जरा आप बताओ मुझे क्या हो जाएगा, बताओ। PQ लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, a माइनस 0, b माइनस 0 एंड c माइनस लैम्डा। ठीक है, हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो a/1 इक्वल टू b/1 इक्वल टू c माइनस लैम्डा बाई 0। आप इसको छोड़ो, इन दोनों को भाई दोनों ये सारा हम ऐसे थोड़ी अपने मन से मान लिए हैं, सब कुछ दिया था, मैंने जो दिया था वही किया। तो इसको बस लोगे आप, तो यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी, यहां से आ जाएगा। अब इसको पुट करोगे यहाँ पे, तो a इक्वल टू बी, तो यहां से a/2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू b है, तो यही तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। इतने इतने लाइन से देखो, एडवांस यही करता है, इतनी सी लाइन दिया हमें और इतनी सारी चीज उसमें छिपी थी, इतनी सारी चीज छिपी थी, दिमाग में आता, प्रैक्टिस पे आता है सारी चीज। ठीक है, अब देखो आप आगे बढ़ते हैं। लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द x एक्सिस बी 5। ये पॉइंट P है, ओके, पॉइंट P है ABC। इसका डिस्टेंस x एक्सिस पे, x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बताओ जरा। x एक्सिस पे अगर ये पॉइंट लाई करेगी तो a कोऑर्डिनेट बस मिलेगा a, और b कोऑर्डिनेट 0 एंड c कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। कह रहा है इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस है 5 यूनिट, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, a माइनस a का स्क्वायर तो 0, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 25। अब बताओ, a इक्वल टू b है एंड b इक्वल टू 3 है, तो b इक्वल टू 3 मतलब 9 एंड c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 16, c इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस 4 होगा यहाँ पे, देखो c इज इक्वल टू, देखो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में प्लस माइनस दोनों लेके चला करो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिस्कार्ड किया करो, प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस 4, ठीक, प्लस होगा कि माइनस होगा। मेरे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सी पॉजिटिव, तो हम निगेटिव वाले को नहीं लेंगे। तो मेरा पी कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया, 3,3,4। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ आर, अब आर एक पॉइंट आर जनरेट हो गया, देखो अब आर ला दिया, इफ आर इज द इमेज ऑफ पी। अब अभी तक पी की इमेज जेड एक्सिस में क्यों ले रहा था, अब नया, इफ आर इज द इमेज ऑफ पी, मतलब अब जेड एक्सिस में अलग इमेज आएगी, किसी और एक्सिस में अलग इमेज आएगी। देखो इफ आर इज द इमेज ऑफ पी इन एक्स वाई प्लेन। अब मैं जरा एक्स वाई प्लेन ड्रा करने की कोशिश करता हूं, देखो जरा मैं कहां ड्रा करूं चलो मैं यहां ड्रा करता हूं। देखो मुझे फर्स्ट ऑक्टेंट लेना है ना, मुझे फर्स्ट ऑक्टेंट लेना है, तो ये मेरा जेड एक्सिस, ये देखो आप, ये मेरा जेड एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, और ये मेरा अंदर की तरफ वाई एक्सिस। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा स्लैंट एंगल कम कर दें इसका, ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो आप अब देखो, अब मुझे लेना है अंदर वाला साइड, अंदर वाला। मैंने वाई एक्सिस ऐसे बनाते थे, उसको मैंने अंदर दे दिया, अंदर की साइड दे दिया। ठीक है, अब मुझे लेना है एक्स वाई प्लेन, खाली ऐसे एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है, ये जेड है, और ये है वाई। क्योंकि एक प्लेन जितना अंदर होगा उतना बाहर भी होगा, एक प्लेन अंदर की तरफ है ऐसे, और ये मेरा जेड एक्सिस वाला प्लेन है। ठीक है, अब वो पॉइंट लाई कर रहा है, ये कह रहा है कि P की आर की इमेज इन, आर जो है वो इमेज है P का इन एक्स वाई प्लेन, मतलब P कहीं यहां होगा और R कहीं यहां होगा, इसका इमेज यहां बनेगा। P है क्या मेरा 3, 3, 4। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा फील करके बताना कि कोई पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है उसकी, सॉरी, किसी पॉइंट की इमेज अगर एक्स वाई प्लेन में बनेगी,
एक्स वाई प्लेन में बनेगी, एक्स वाई प्लेन में, तो वो नीचे बनेगी, जस्ट नीचे, और वहां पे कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज होगा, जेड एक्सिस चेंज होगा, जेड एक्सिस चेंज जाएगा, और जेड एक्सिस यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाएगा, नीचे, क्योंकि एक्स वाई तो वही रहेंगे, तो निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव था जेड, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 एंड -4 आ जाएगा, क्योंकि आप एक्स भी उतना ही चलोगे, 3 एक्स, सॉरी यहाँ पे था पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे था, तो इसका कुछ यहाँ बना दो आप, ठीक, यहाँ पे एक्स भी आप उतना ही चलोगे, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस आप इधर से आके अपने अपने रूम में, आप मान लो अपने रूम में आप ऐसे फील कर सकते हो, आप अपने कॉर्नर पे खड़े हो, और ये आपका एक वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और जो ऊपर वाला एड्ज है वो जेड एक्सिस है, ठीक है, और आप बीच में आके कमरे के खड़े हो गए, एक पॉइंट ले लिए 334, ठीक है, देखो 334 एक पॉइंट ले लिए, अब उस पॉइंट की इमेज आप एक्स वाई प्लेन, मतलब जहां पे आप खड़े थे जस्ट जमीन पे आके आप, या फिर जमीन से नीचे आप उस पॉइंट का इमेज खोज रहे हो, नीचे यहाँ पे, अब जब इसमें खोजोगे आप, तो जब नीचे जाओगे तो जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, वो तो वही रहेगा, वो तो वही रहेगा, बस जेड एक्सिस चेंज होगा, इस बात को आपको फील करना होगा, 3 एंड -4, बस जेड एक्सिस माइनस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ पी आर, अब इसकी लेंथ पूछ रहा है, डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकाल लो, क्या हो जाएगा इसकी लेंथ, पी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 - 3 0, 3 - 3 0, +4 माइनस, तो +4 हो जाएगा, 4 4 8 का स्क्वायर, तो पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, बस ये आंसर था।